सामने आप देख रहे हो प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। हर तरफ प्लाज्मा निकल रहा है, सभी दिशाओं में निकल रहा है। अपने हथेली को हम अगर इसके ऊपर रखें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बताने जा रहा हूं। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि इसी टेबल पे प्लाज्मा को जनरेट करके मैं दिखाऊंगा। उससे जुड़ी अन्य सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। सामने एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, लग रहा होगा कोई भविष्य बताने वाली कोई मशीन है। अभी सर इसी के अंदर झांक के बताएंगे किस बार आरसीबी आपका आईपीएल जीतेगी कि नहीं जीतेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लाज्मा जनरेटर है। इसी के माध्यम से मैं प्लाज्मा जनरेट करूंगा और उससे जुड़ी सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। जिस स्टूडियो में मैं हूं बहुत लाइट है, ढेर सारी लाइट जल रही है और इतनी ढेर सारी लाइट में प्लाज्मा हम आपको नहीं दिखा सकते, आप नहीं देख सकते। तो प्लाज्मा दिखाने के लिए हमको स्टूडियो की लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम प्लाज्मा जनरेट करेंगे। एक बार आप देखना, उसके बाद पूरी थ्योरी मैं आपको समझाता हूं। तो स्टूडियो की लाइट ऑफ, प्लाज्मा जनरेट। सामने आप देख रहे हो प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। हर तरफ प्लाज्मा निकल रहा है, सभी दिशाओं में निकल रहा है। अपने हथेली को हम अगर इसके ऊपर रखें तो आप देख रहे हो मैक्सिमम प्लाज्मा हमारे हथेली की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अपने हथेली को जिस प्रकार से हम यहाँ घुमाते जाएंगे, ये इस प्रकार से मैक्सिमम अट्रैक्शन आपको हमारे हथेली की तरफ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये होता जा रहा है। उंगली को अगर हमने इस प्रकार से रखा, एक मोटी लकीर आपको दिख रही होगी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, क्योंकि बोथ साइड हमने अपनी फिंगर को यहाँ पे रखा हुआ है। और जिस प्रकार से हम उंगली चलाते जाएंगे, मोटी लकीर व्हाइट कलर की आपको यहाँ पे देख रहे होगे, आपका डाइवर्ट होती चली जा रही है। अब देखते हैं, देखो प्लाज्मा है क्या चीज। देखो प्लाज्मा की थ्योरी कोई बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है, सन 1980 की थ्योरी है। जेम्स फॉक और बिल पार्कर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। छोटे क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। एक अवस्था हम दिखाते हैं। अब इसको देख के आप बताओ क्या माने, इसको ठोस माने कि द्रव माने कि गैस माने। ये सामने आप देख रहे हो, ये एक अरेंजमेंट, ये सामने इस प्रकार से जल रहा है। ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसको हम क्या माने? जो निकल रहा है इसको क्या माने? ठोस मान सकते हैं? नहीं। क्या लिक्विड है, द्रव है? नहीं। क्या गैस है? नहीं। एक नया स्टेट है और इसी को जानते हो प्लाज्मा बोलते हैं। एक और स्टेट है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा आपको, अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में प्लाज्मा के बारे में आपको बताने जा रहा है। देखो पदार्थ विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? अणु कहते हो, मॉलिक्यूल कहते हो। ये मॉलिक्यूल विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको आप एटम बोलते हो। परमाणुओं में धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता रहता है। आपने ये भी पढ़ा है, चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है, क्योंकि आप जानते हो नाभिक पे क्या प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज में क्या अट्रैक्शन होता है, और यही आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के प्रति चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में लगातार, अस्थायी कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता रहता है। आपने बोर की थ्योरी आपने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो बोर की थ्योरी पर नहीं चलते, आप खाली ध्यान देना। देखो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि आप जानते हो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पे जितना ऋणावेश होता है, नाभिक पे उतना ही धनावेश होता है, और दोनों आपस में एक दूसरे को क्या निरस्त कर देते हैं। यही कारण है कि परमाणु क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उस पर नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले वैद्युत आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। अतः पदार्थों को प्रायः ठोकने से, पीटने से, पटकने से, रगड़ने से, या बाकी जो भी उसका क्रियाक्रम बचा हो, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के और बाहर निकल लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? नाभिकीय आकर्षण से क्या मुक्त हो गया, और उसके निकल जाने के बाद बाकी जो परमाणु बचा, अब उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। किसी भी परमाणु को आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे परमाणु को केवल आयनित नहीं करना है, आप प्लाज्मा स्टेट पढ़ने जा रहे हो। हम परमाणु को इतनी ऊर्जा देंगे कि केवल बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके भीतर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करें? अपनी कक्षा को छोड़ के और निकल लें। ये ऊर्जा कैसे दी जाए? काफी हाई टेम्परेचर तक उसको या तो गर्म किया जाए। आपको बताएं, ब्रह्मांड में होल यूनिवर्स ना जाने कितने तारे हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, और यही कारण है कि हमको सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है। सूर्य के भीतरी सतह का ताप लगभग 2 × 10⁷ केल्विन होता है, और बाहरी सतह का ताप लगभग 6900 केल्विन होता है, 6900।
आप इमेजिन करो इतना हाई टेम्परेचर है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे सूर्य पर जितने भी पदार्थ हैं वो न तो आणविक अवस्था में टिक पाएंगे न परमाणुवीय अवस्था में टिक पाएंगे। उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु के, हम केवल बाहरी कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी कक्षा भीतरी कक्षा जितने भी कक्षा है वो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से आपका अपने नाभिक के चारों चक्कर नहीं लगाते, बिल्कुल फ्री कंडीशन में होते हैं। और नाभिक अलग अपना, आप यूं कह सकते हो सूर्य पर कोई भी परमाणु अपने परमाणुवीय अवस्था में नहीं हो सकता, कोई भी अणु अपने आणविक अवस्था में नहीं हो सकता। वहां पे जितने भी आपके वहां पे हैं सब के सब वहां पे आयनित अवस्था में हैं। और ये आयनित अवस्थाओं का जो पूरा समूह है, ग्रुप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। सूर्य प्लाज्मा स्टेट में है। और खाली सूर्य की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के निकटतम है, इसलिए सूर्य को लेकर मैं एग्जांपल मान के समझा रहे हैं आपको। तो प्लाज्मा स्टेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना केवल समझना, हम केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानते हो परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हो, चाहे इनर ऑर्बिट के हो, चाहे नियरेस्ट ऑर्बिट के हो, जितने इलेक्ट्रॉन हैं इतनी ऊर्जा हम दे दें कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएं, नाभिक अलग हो जाए। तो नाभिक अलग आपका पॉजिटिव चार्ज के रूप में आप यूं कह सकते हो, कैटायन के रूप में कह सकते हो, आपका वो अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन सारे अलग हो जाएं और उनका जो पूरा मिश्रण है दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। पहले इस अरेंजमेंट के बारे में आप समझना। बीच में एक मोटा सा एक इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक सर्किट है जो पावर सर्किट है, जो इन्वर्टर सर्किट में सप्लाई भेजती है। 9 वोल्ट या 12 वोल्ट को ये सप्लाई भेजती है ऑसिलेटर सर्किट में। ऑसिलेटर सर्किट की विशेषता होती है, इन्वर्टर सर्किट होती है, जो उसी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के डीसी को कन्वर्ट कर देता है काफी हाई वोल्टेज के एसी में, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी हाई होती है, नियर अबाउट 35 किलो हर्ट्ज। देखो 35 हर्ट्ज नहीं, 35,000 हर्ट्ज या 35 किलो हर्ट्ज आप कह लो। उसका वोल्टेज भी काफी हाई होता है, लगभग 5,000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट के आसपास होता है। हमारे आपके घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और अंदर की जो सर्किट है वो किसमें कन्वर्ट कर रही है, 35 किलो हर्ट्ज में, 35,000 हर्ट्ज में। हम इसलिए फिगर बोल रहे हैं कि आप कंपेयर कर सको कि घर में जो बिजली आती है और ये जो सर्किट आपका चेंज कर रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारे आपके घर में जो बिजली आती है 220 वोल्ट की एसी आती है, और ये अंदर की सर्किट इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लगभग 5,000 वोल्ट से लेके और 10,000 वोल्ट के बीच में। तो इस प्रकार से आप जानते हो अंदर एक सर्किट हो गई। सर्किट ने क्या किया, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के डीसी को एक ऑसिलेटर सर्किट में भेजा। ऑसिलेटर सर्किट ने क्या किया, उस सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज किया, लगभग 5,000 से 10,000 वोल्ट की एसी सप्लाई में चेंज किया, और उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 35,000 हर्ट्ज मतलब 35 किलो हर्ट्ज पर चेंज किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। और इलेक्ट्रोड को जब इतना हाई वोल्टेज मिलता है तो इसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई है। अलग अलग गैस भरने पर हमको अलग अलग कलर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भर दें तो फिर हमको हल्का सा पिंक कलर का या रेड कलर का हमको लाइट मिलेगा मैक्सिमम। अगर हम इसके अंदर CO2 गैस भर दें तो हमको व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी। अगर हम इसके अंदर HG वेपर भर दें, पानी की वाष्प भर दें, तो ब्लू कलर की हमको लाइट मिलेगी। इस प्रकार अलग अलग गैसों को भरकर हम यहाँ पे अलग अलग कलर को फॉर्म कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे का जो फंक्शन दिखाना है उसके लिए तेज लाइट में उसको नहीं दिखाया जा सकता, तो लाइट को थोड़ा सा हम डिम करेंगे। एकदम डार्क करेंगे तो भी फंक्शन आप नहीं समझ पाओगे। तो स्टूडियो की लाइट, कुछ लाइट हम ऑफ कराते हैं ताकि आपको कुछ रोशनी यहाँ पे मिलती रहे और अपनी बातों को हम बताएं आगे। अब आपके सामने हम प्लाज्मा बल्ब को ऑन कर रहे हैं। हमारे हाथ में एक फ्लोरोसेंट बल्ब है। पीछे से क्या डिस्कनेक्ट है, आप ये मत कहना कि किसी सप्लाई से जोड़े होंगे इसलिए जल गया। आप देखना ये इस प्रकार से है, ठीक। इसको हम इसके पास में लाते हैं, आप देख रहे हैं जैसे पास में लाए जल गया। ये इस प्रकार से, ये कहीं कोई कनेक्शन नहीं, पीछे देखो कोई कनेक्शन नहीं, बस इसके पास में लाए जल रहा है। इसी प्रकार आप देख रहे हो ये हमारे हाथ में एक टेस्टर है, आप देखना, और इसकी खासियत देखना, इंडिकेटर इसका जल रहा है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं। घर में तो आप देखते होगे जहां पे आप फेज में डालते होगे जलता होगा, न्यूट्रल में डालते हो नहीं जलता होगा, यहाँ कहीं डालने की कोई सवाल ही नहीं। आप सामने देखो टेस्टर हमारे हाथ में है, इसका इंडिकेटर यहाँ पे क्या जल रहा है, आप देखो ये है ना। यहाँ पे भी नहीं टच करना, आप देखो यहाँ है ना, ये हमने टच किया यहाँ पे, इस प्रकार से ये कहीं से पकड़ो आप इसको, ठीक। हम इसके पास में ला रहे हैं, टच भी नहीं करा रहे हैं, आप देख रहे हो इस प्रकार से जल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या फील्ड जनरेट है चारों तरफ। और आपको फंक्शन दिखाएं। अब हम अपने डोरेमोन की पॉकेट से एक एल्युमिनियम फाइल निकालते हैं, और एल्युमिनियम फाइल को हमने इसके ऊपर ऐसे रखा, आप देखना ये अंदर आपने कुछ चेंज पाया होगा रखते ही, इस प्रकार से हमने रखा ये,
और जानते हो, कुछ देर अगर रखा रहे, यहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं, हमारा हाथ गर्म हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम प्लाज्मा यहाँ पे सेंट्रलाइज हो रहा है। हमारा हाथ यहाँ पे गर्म हो रहा है, ज्यादा देर तक हाथ नहीं रख मिल रहा है यहाँ पे। और आपको बताएं, एक हमने नुकीली कोई चीज ली यहाँ पे और इसके पास में लाते हैं, आप देखना हल्की सी स्पार्किंग होगी। अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार जूम कर दें। हमारे हाथ में ये टेस्टर, इसका नुकीला पोर्शन कौन सा, आगे वाला है, और जो एल्युमिनियम फाइल है इसके किनारे को मैं यहाँ पे टच कराता हूं। आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ दिखा आपको? एक बैंगनी कलर की लाइट दिख रही होगी, स्पार्किंग दिख रही है। हमारी मजबूरी है कि कैमरे को बहुत पास में नहीं ला सकते। एक बार पास में लाने की कोशिश करी गई, कैमरे में जो कुछ भी था सब डिलीट हो गया, कैमरा बंद हो गया, हमारी मेहनत काफी बेकार हो गई। इसलिए मजबूरी हमारी कि एक डिस्टेंस बना के हमको रखना है इससे। अभी आपने देखा कि हमने CFL लिया था, ये पीछे सब गायब, ये हाथ में, लेकिन पास में लाने पे जला। थोड़ा सा इसकी थ्योरी आपको समझाएं। देखो, CFL का तात्पर्य क्या? CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, इसके अंदर यहां पे क्या लेप लगा हुआ है? मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम सिलिकेट का लेप लगा हुआ है। ये दोनों के दोनों प्रतिदीप्तशील पदार्थ हैं। आपको समझाएं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्रतिदीप्तशील पदार्थ और दूसरा स्फुरदीप्तशील पदार्थ। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनके अणु या परमाणुओं को जब किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो उसके अणु या परमाणु उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके जानते हो किसी हायर स्टेट में पहुंचते हैं, और हायर स्टेट में मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर पुनः वापस लोअर स्टेट में लौटते हैं, और लोअर स्टेट में लौटने के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हायर स्टेट में गए और तुरंत 10⁻⁸ सेकंड मैक्सिमम टाइम बिता के और वापस लोअर स्टेट में आए, और उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन किया। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जब उनको किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिली तो ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट पे गए और हायर स्टेट से वापस लौटे भी, लेकिन उनमें एक अलग प्रकार का स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, या इसको हिंदी में कह सकते हैं मित स्थायी ऊर्जा स्तर या मित व्ययी ऊर्जा स्तर। और जब उसमें पहुंचते हैं तो उसमें पहुंच के फिर वहीं के होके रह जाते हैं। उसके बाद जब जानते हो, हर मेटास्टेबल स्टेट की अपनी एक लाइफ होती है, टाइम होता है। जब टाइम पूरा होगा तब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तब वो ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचने के बाद ग्राउंड स्टेट में आने में घंटों दिनों, कुछ तो पदार्थ ऐसे जो महीनों महीनों लगा देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुरंत प्रकाश में कन्वर्ट कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्तशील पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और काफी समय बाद धीरे धीरे मंद मंद प्रकाश के रूप में उसका उत्सर्जन करें, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्तशील पदार्थ। सड़कों पे आप गुजरते होंगे, कोई इंटीरियर, कोई रास्ता है, सड़क है, हम इंटीरियर इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, एकदम अंधेरा है, लेकिन सड़क के किनारे जो बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, रास्ता इधर से है, कार्य प्रगति पर है, आपको दिखाई पड़ता होगा, लिखा हुआ पड़ जाता है, वो कोई लाइट नहीं, एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा कि बगल में कौन चल रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा है कार्य प्रगति पर है, रास्ता इधर से है, वो हमको दिख जा रहा है। कारण क्या होता है? जिस पेंट से लिखा गया उस पेंट में किसी स्फुरदीप्तशील पदार्थ को मिला दिया गया, और जब कोई वाहन गुजरा उसकी लाइट उसके ऊपर पड़ी तो स्फुरदीप्तशील पदार्थ के अणु या परमाणु ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, वो हायर स्टेट में पहुंचे, वहां से मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकंड बिता के वापस लौटे, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में आके वो रुक गए। अब वो मंद मंद प्रकाश का काफी दिनों तक या काफी समय तक उत्सर्जन करते रहेंगे, और जब तक वो उत्सर्जन कर रहे हैं, अभी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, तब तक कोई दूसरी आपका गाड़ी गुजरेगी, उसकी हेडलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, फिर ग्राउंड स्टेट में जो आ चुके थे वो हायर स्टेट में पहुंचेंगे, वापस लौट के मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे। काफी अधिक समय लगता है मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में, वो काफी देर तक मंद मंद प्रकाश का उत्सर्जन करते रहेंगे। इस प्रकार से रात भर वो अंधेरे में भी आपका वो चमकता रहेगा। ये आपने देखा स्फुरदीप्तशील पदार्थ। अक्सर लोग कहते हैं ना, देखो हमारी घड़ी में रेडियम लगा है, अंधेरे में ऐसे करके दिखाते हैं, देखो दिखाई पड़ रहा है, चमक रहा है, सुई चमक रही है। आपको फिर समझाएं, रेडियम बहुत महंगा पदार्थ है, सोने से भी ज्यादा महंगा है। तो आपके 300, 400, 500 रुपए की घड़ी में रेडियम नहीं लगा होता है, वो सुई के ऊपर जानते हो स्फुरदीप्तशील पदार्थ का लेप लगा होता है। जब घड़ी लगा के आप यूज करते हो, लाइट में रहते हो, रोशनी पड़ती है, फिर वही थ्योरी, अणु परमाणु एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाके वापस लौट के मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट
और बेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में उनको अच्छा खासा वक्त लगता है। मंद मंद प्रकाश का धीरे धीरे उत्सर्जन करते रहते हैं और इस प्रकार से अंधेरे में भी आपकी घड़ी क्या होती है, उसकी सुई चमकती रहती है। हम बात करते हैं इसमें जानते हो जो लेप लगा है वो प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप लगा है। मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम सिलिकेट का लेप लगा हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है कि जब किसी वायु स्रोत से इसको ऊर्जा मिली, अणुओं परमाणुओं को इसको ऊर्जा मिली, तो इन्होंने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके किसी हायर स्टेट में गए और तुरंत ग्राउंड स्टेट में लौटे और ऊर्जा का क्या किया, प्रकाश के रूप में कन्वर्ट करके उत्सर्जन किया। और जिंक बेरिलियम सिलिकेट हल्का हरा और नीले रंग का प्रकाश का उत्सर्जन करता है और मैग्नीशियम टंगस्टेट नारंगी और लाल रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और दोनों का मिक्सचर बराबर क्या, सफेद, व्हाइट। और यही कारण है कि जब ये जलता है तो व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जला क्यों। वास्तविकता क्या होती है, इसके चारों यहां पे एक फील्ड जनरेट हो गई। अभी हमने आपको समझाया इसके पहले, ये जो आपका बीच में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इससे जो फील्ड जनरेट हो रही है काफी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है, लगभग 5000 से 10000 वोल्ट के बीच में। और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। एक बड़ी सी फील्ड जनरेट हो गई और उस फील्ड में जब इसको हम लेके आए तो पीछे सर्किट की कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, निकाल बाहर करो, केवल आप इसके पास में रखो और ये फ्लोरोसेंट अपना काम करेगा, जलेगा। टेस्टर आपका वहां पे क्या जल रहा था। इस प्रकार से हमने प्लाज्मा स्टेट के बारे में देखा। अगर कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर आप हमको बताना। और अभी हमने जो वक्त होता है पदार्थ की जो 5वीं अवस्था हमने नाम लिया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बहुत जल्द एक वीडियो हम पब्लिक करने वाले हैं, बनाने वाले हैं उसके बारे में। और लेकिन उसके पहले आपको बताएं, टेस्ला कॉइल एक हमने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, एक बार आप उसको जरूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, उसमें भी प्रैक्टिकल आपको इवेंट्स आपको मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके जितने भी क्लासमेट हैं उन तक हमारे लिंक को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगला वीडियो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करना, अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तब तक हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको पढ़ते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।